तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं वो भी बढ़िया मार्क्स से, तो लास्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर्स या जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट है, लाइक अगर अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स के पेपर्स, अगर बिजनेस स्टडीज में कंपार्टमेंट है तो बिजनेस स्टडीज के कंपार्टमेंट के पेपर्स तो कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का 2021 का पेपर, ठीक है। तो 2021 का ये कंपार्टमेंट का पेपर है, जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है सेक्शन ए के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 10, वो 1 मार्कर है। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज जो भी आए थे, एमसीक्यूज नहीं 1 मार्कर के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें एमसीक्यूज भी थे। पहले बेटा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते थे, पहले 1 मार्कर में क्वेश्चन कोई भी पैटर्न में आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 मार्कर जो थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, और उसे समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following transactions is not included in national income? कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं होती हैं। ए, ब्रोकरेज पेड टू ब्रोकर फॉर फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो ब्रोकरेज हमने ब्रोकर को दी ताकि वो सेकेंड हैंड गुड्स को क्या कर सके, हमारी सेल करने में हेल्प कर सके। दूसरी, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। तो बेटा जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं वो कौन सी हैं, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, क्योंकि जो सर्विस है हाउसवाइफ की वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो ब्रोकरेज पेड टू ब्रोकर है फॉर फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसे हम इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये ब्रोकर की फैक्टर पेमेंट है। ब्रोकर ने अपनी सर्विसेज दी हैं, हेल्प की है हमारी सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाने में, तो इसलिए ब्रोकर को हम उसकी सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं, यानी कि उसकी फैक्टर इनकम है वो, ठीक है, और हमारी तरफ से वो फैक्टर पेमेंट है, तो उसे इंक्लूड जरूर किया जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन कि सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो बेटा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया। इंडिया में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है 1 रुपी नोट को इशू करने के लिए। द ऑप्शंस आर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी, नीति आयोग। तो बेटा जैसे कि हम जानते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या बोला जाता है कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं 1 रुपी नोट को छोड़कर कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो बेटा 1 रुपी नोट है और क्वाइंस हैं ये इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। डिमांड डिपॉजिट विच कम बैक टू द कमर्शियल बैंक थ्रू देयर लेंडिंग प्रोसेस आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये वो वाले डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक क्या करती है, लेंड कर देती है और दोबारा से कमर्शियल बैंक के पास ही वापस आ जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। द स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। एक होता है बेटा इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, वो होता है पहला डिपॉजिट जो बैंक के पास आया है। फिर वही डिपॉजिट जब बैंक के पास बार बार आता है, जब बैंक उसे लेंड कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ट्रू। नेक्स्ट, एन इंडियन कंपनी एक्वायर्स अ ब्रिटिश कार कंपनी। इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश कार कंपनी को खरीद लिया। दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बीओपी अकाउंट के कौन सी साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो बेटा देखिए, पहली बात, जब इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश कार कंपनी को खरीद लिया तो इंडिया के एसेट्स इंक्रीज हो गए, राइट। और जो भी ट्रांजैक्शन है इंडिया के एसेट्स या लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, यानी कि चेंज होती हैं, तो वो रिकॉर्ड की जाती है बेटा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पहली बात हम इसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, जब इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश कार कंपनी को खरीदा तो इंडिया से आउटफ्लो हुआ पैसे का, फॉरेन करेंसी क्या हो गई, इंडिया से चली गई। तो फॉरेन करेंसी जब भी इंडिया से आउटफ्लो होती है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। जब भी इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। An Indian company acquires a British car company. This transaction would be recorded on debit side of the capital account.
नेक्स्ट, फिफ्थ, स्टेट द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस का क्या मतलब है बेटा? बीओपी से क्वेश्चन है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट से। तो बेसिकली करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है जब करंट अकाउंट की जो आइटम्स हैं उनसे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है इंडिया वालों को और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है इंडिया वालों को, तो उसे बोला जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। वी नो दैट करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगर इंडिया का इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है इन तीनों आइटम से देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या मतलब होता है? करंट अकाउंट क्या है? सरप्लस में है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? अगर $1 इक्वल है 80.50 रुपीज के, देन डॉलर डैश वुड बी नीडेड टू एक्सचेंज 2 लाख रुपीज। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहे हैं कि अगर $1 80 रुपीज 50 पैसे का है, 2 लाख रुपीज अगर हमें एक्सचेंज करने हैं तो हमें कितने डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है? तो बेटा सिंपली 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 80.50 से, तो आ जाएगा हमारा राउंड ऑफ 2484.47। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा ये केस स्टडी दे रखी है 1 मार्कर में। स्टडी द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स 7 to 10। क्वेश्चन नंबर्स जो 7 to 10 है जो 1 मार्क के हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी 1 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी 1 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 9 भी 1 मार्क का है और क्वेश्चन नंबर 10 भी 1 मार्क का है, लेकिन वो इस केस स्टडी पे बेस्ड है। तो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए लॉकडाउन फॉर ऑल द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है सारी की सारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एक्सेप्ट इमरजेंसी वंस एंड सेलेक्टेड एसेंशियल वंस, टू फाइट द स्केयर्स कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 का जो पेंडेमिक है इस वजह से क्या किया है? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। दिस हैज कॉज्ड, इससे क्या हो रहा है? अ मैसिव वेव ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन द अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर। क्या बोल रहे हैं? इससे देखा जा रहा है कि जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो देखा जा रहा है बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल सेक्टर में। नेक्स्ट क्या देखा जा रहा है? फॉल इन डिमांड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो गई है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ इसेंशियल्स, जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड रिलेटेड जो इसेंशियल्स हैं उनकी भी सप्लाई क्या हो गई है? शॉर्टेज में हो गई है। टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ कंजम्पशन डिमांड इन द मार्केट पीरियड, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, जो देखी जा रही है कि शॉर्टेज हो गई है कंजम्पशन डिमांड की मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू रखे। ओके नेक्स्ट बेटा, these type of government expenditures are expected to push the disposable income of the कॉमन मैन। इससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की वो इंक्रीज हो जाएगी। टू एंश्योर राइज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। आगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फेल टू ऑल टाइम लो। इससे ये देखा गया कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। A majority of respondents reporting pessimism related to employment, inflation and income। तो बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने पेसिमिज्म को रिपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इनकम। आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि ये सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं। इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट वाज द आउटकम ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया। इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप चाहते हो आपको जॉब मिले लेकिन तब भी आपको जॉब नहीं मिलती है, जबकि आप जॉब कर सकते हो तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो मतलब आप तो चाहते हो आपको जॉब मिले बट अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब नहीं मिलती है। दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बोल रहे हैं जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तो आउटकम था इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज ट्रू। ये तो था, केस स्टडी में भी सिंपल लिखा हुआ था ऊपर हमें इसी वर्ड्स में, राइट। नेक्स्ट बेटा, डैश इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे चेंज करें जिससे कि डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाए। देखो बेटा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो क्या होगा? लोगों की इनकम ज्यादा जनरेट होती है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो हम लोगों की इनकम होती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा करेगी तो हम लोगों की इनकम ज्यादा जनरेट होगी, और जब लोगों की इनकम जनरेट होगी तो वो लोग डिमांड करने लगेंगे।
डिमांड करने लगेंगे तो अपने आप डिफ्लेशनरी गैप की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि डिफ्लेशन होता ही किस वजह से है, इस वजह से होता है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश इनकम और सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड। जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हम लोग खर्चा करते हैं, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, हमारी इनकम या सेविंग से? तो बेटा डेफिनेटली वो रिलेट करता है हमारी इनकम से। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कम होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, जब सिचुएशन होती है इन्फ्लेशनरी गैप की, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशनरी गैप पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है बेटा, इन्फ्लेशन होता ही तभी है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है बेटा कि इन्फ्लेशनरी गैप की जब प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से तो डिफ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी गैप नहीं होता है। इन्फ्लेशनरी गैप सिर्फ तभी आता है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहां पर बच्चों हमने टॉप 10 क्वेश्चंस कर लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है 2023 का, जो बेटा अब एग्जाम आपका होने वाला है राइट 17 जुलाई 2023 को, उसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बट आप ये सोचो, एक सिर्फ पूछने का तरीका ही तो अलग होगा, वहां पे 4 ऑप्शंस बल्कि दे रखे होंगे आपको, आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो इन्हीं को प्रैक्टिस करो जिससे कि आपके उन चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी जो 2023 में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर पैटर्न तो चेंज होगा ही, उसमें 1 मार्कर में एमसीक्यूज होंगे, इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक सिंपल दिख रहा था, कुछ ट्रू फॉल्स दिख रहे थे, है ना, लेकिन वहां पर आपको सारे के सारे 4 ऑप्शंस दिखेंगे एक क्वेश्चन के साथ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर के, सबके साथ 4 क्वेश्चंस होंगे। तो कोई बात नहीं, वो तो हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इन 10 क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।